हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सीएजी कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी ये भारत देश में इस अधिकारी को क्यों रखा गया है और इनका संविधान में कितना महत्व है, आज इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे और साथ में देखते चलेंगे उनकी नियुक्ति के बारे में। उनका जो अपॉइंटमेंट होता है सीएजी की कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम लोक लेखा एंड निरीक्षक एंड लेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो लोक लेखा एंड नियंत्रक एंड लेखा परीक्षक जो होते हैं भारत देश में, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनका कार्यकाल का टाइम क्या क्या रहता है और उसके साथ में उनकी जो स्वतंत्रता है, इसके बारे में देखेंगे। जो दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता जिसे हम फ्रीडम बोलते हैं, फ्रीडम, इसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करते चलेंगे शक्तियां और कर्तव्य की। उनकी जो शक्तियां हैं और कर्तव्य जो हमारे भारत देश में लोका नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक हैं जो हमारे भारत देश में, आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सीएजी, जिसे कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर इनकी हम बात करते हैं, इनकी हम नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, तो जो आर्टिकल्स है दोस्तों 148 आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद 148 के अंदर, अनुच्छेद 140 के अंदर ये संशोधन किया गया है कि भारत देश के अंदर जो कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जो होगा, उसकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्योंकि जो महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जो भारत देश का होता है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और संसद में इसका चुनाव निर्वाचन किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये डायरेक्ट ये भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, इनके नियुक्त होने के लिए कम से कम इनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु या 6 ईयर सर्विस, यानी कि 6 वर्ष सर्विस को होना चाहिए। 6 वर्ष सर्विस को होता है या 65 वर्ष की आयु तक इनका जो कार्यकाल है वो रखा गया है। इन दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनको रिटायरमेंट किया जाता है। दोस्तों, इनके साथ में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी शक्तियां हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे नियुक्ति के बारे में। और जो भारत देश का जो सीएजी होगा, कंट्रोल्स ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया, उनको उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक काम करना होगा, मतलब काम किया होना चाहिए। ऐसा जो हमारा संविधान है वो बोलता है। संविधान में अनुच्छेद 148 ये बोलता है कि किसी भी सदस्य को भारत देश में कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल के पद पर अपॉइंटमेंट करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अहर्ताएं हैं, जो मांगी जाती हैं, वो उनको पूरी करनी आवश्यकता है। जो नियुक्ति होती है दोस्तों, इनमें ये देखा जाता है, सबसे पहले जो बेसिक वर्क है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट सीएजी यानी कि नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है वो भारत देश का निवासी होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो 10 साल उसे सर्विस में बिताने चाहिए। दोस्तों, ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारा आर्टिकल्स 148 कहता है। उसे नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक के पद पर बने रहने के लिए दोस्तों, जिससे सीएजी को नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक बोलते हैं, सीएजी कंट्रोल्स ऑडिटर्स जनरल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों,
कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं और इंग्लिश में शॉर्टकट में सीएजी बोलते हैं। सीएजी का फुल नेम होता है कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, भारत देश का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। दोस्तों इनके कार्यकाल के बारे में जैसा आप लोग ने अभी सुना है दोस्तों, और इनकी अगर हम बात करते हैं जो स्वतंत्रता होती है, जो भारत देश में सीएजी हैं कंट्रोल्स ऑडिटर जनरल्स, इनकी जो स्वतंत्रता होती है, इनका केंद्र और राज्य सरकार में दोनों की स्वतंत्रता होती है। और इनके वर्क में इतनी स्वतंत्रता होती है कि ये कोई भी मंत्री पद का सदस्य इनके काम में बाधा नहीं डाल सकता है। इनकी जो जिम्मेदारी है वो कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जो भारत देश का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कहा था कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकारी है जो होने वाली वित्तीय हमारे देश में लोक का और वित्त का, यानी कि लोकसभा में जो संचित निधि है उसके तहत, और उसमें से जो लोकसभा के अलावा जो वित्तीय प्रशासनिक है, जो वित्तीय प्रशासन है, वित्तीय जितनी खर्चा होती है, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं दोस्तों, वित्तीय मतलब जितना हमारा जो पैसे का खर्च होता है, जितना खर्च होता है उनका व्यय कंट्रोलर्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है कि भारत देश में एक वर्ष में कितना खर्च किया गया और कितना व्यय किया गया, कितना इनकम टैक्स से कमाई किया गया। सिंपल फंडा में ये चीजें हैं दोस्तों। जो सीएजी है कंट्रोल्स ऑफ ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, ये हर साल अपना जो रिपोर्ट है ये भारत देश के राष्ट्रपति को डायरेक्ट देता है, और इनके बीच में कोई भी मंत्री इनकी जिम्मेदारी को नहीं ले सकता है। और यहाँ तक इनके पावर की अगर बात किया जाए तो इनकी जो पावर होती है उसमें उच्च न्यायालय भी कुछ इंटरफियर या एक्सचेंज या कोई जांच या कोई इंक्वायरी, यहाँ तक कि ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकता है। इसमें जो कंट्रोलर हैं, जो भारत देश के ऑडिटर्स, ये ऑडिटर्स है, ऑडिटर्स जनरल्स ऑफ इंडिया, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया है भारत देश की, ये इनके पास इतनी पावर दिया गया है दोस्तों। इनके पास फ्रीडम है क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वित्तीय जो संशोधन हैं उनको परिपूर्ण करते हैं। और इसके साथ में जो राष्ट्रपति है इनको एक्स्ट्रा वर्क भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि इनको कौन से विशेष वर्क दिया जाना चाहिए। इसके साथ में और दोस्तों जो कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल्स हैं, इन्हें किसी भी सदन में बैठने का, बात करने का और बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। ये कहीं भी किसी भी सदन हो, उच्च सभा हो, राज्यसभा हो, विधानमंडल हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, है ना, राज्य का कोई भी मीटिंग्स है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको मना करने वाला कोई नहीं है। मतलब भारत देश में इनको इतनी पावर दिया गया है, इसीलिए इनको महत्वपूर्ण अधिकारी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इनका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका काम है कि जितना भी व्यय होता है, जितना भी खर्च होता है, सरकारी जितना खर्च होता है, और इनका पूरा हिसाब रखना है। और समय समय पर हर ईयर्स में, मतलब इन ईयर्स प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। और सबसे अगर बड़ी बात किया जाए, जो संचित निधि है, जहां पर हमारे यहाँ भारत के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, यहाँ तक कि संसद के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या अन्य राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इन लोग को जो हमारे देश में जो संचित निधि है, संचित निधि दोस्तों अगर बात करते हैं, संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसके द्वारा इन सभी सदस्य को, इन सभी जो सदन के जो लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, संचित निधि के थ्रू इनका पेमेंट किया जाता है, मतलब इनको पैसा दिया जाता है। लेकिन कंट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भारत देश का है, इस संचित निधि से कितना भी पैसा निकालता है, इसका कोई हिसाब किताब किसी इनके द्वारा नहीं लिया जाता है। किसी के द्वारा ये हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। जो कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर इस बैंक से, मतलब यहाँ संचित निधि के द्वारा अगर कितना भी पैसा निकालते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितना भी करोड़ ये निकाल लें, तो इनका कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल, जैसा कि हिंदी में दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये खुद हैं, इसीलिए इनको जांच करने के लिए कोई एजेंसी का पावर नहीं दिया गया है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि पेमेंट के बारे में, जो इनकी पेमेंट होती है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इनकी जो पेमेंट है, हमारे भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनके बराबर इनकी पेमेंट होती है। दोस्तों ये संविधान में या संसद में ये किसी के साथ नहीं बैठते हैं, इनका एक अपना अलग से विधि कानून है, इनका एक अपना अलग से विधि कानून बनाया गया है, इनका एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है संसद के अंदर, जिसे हम पृथक मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। पृथक क्वेश्चन, ये जो पृथक है, पृथक मंत्रालय के नाम से, पृथक मंत्रालय केवल इनके पास पावर है, इसीलिए ये जो सीएजी होते हैं ये अपना मंत्रालय अलग बनाते हैं, मतलब बना हुआ है, ऐसा संविधान में दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करते हैं इनके रिटायरमेंट की, जो इनकी रिटायरमेंट है, जो या तो ये 6 वर्ष तक सर्विस करेंगे, उसके बाद रिटायर होंगे, या 65 वर्ष की आयु तक काम करेंगे, उसके बाद रिटायर होंगे। अदरवाइज अगर कंट्रोलर्स ऑफ ऑडिटर जनरल्स भारत देश का अगर चाहता है त्यागपत्र देना, तो अपना त्यागपत्र लिख सकता है। त्यागपत्र कब दे सकते हैं दोस्तों? त्यागपत्र का कंडीशन है जब मंत्रिपरिषद विघटित होता है, जब भारत देश में मंत्रिपरिषद की जो सभा होती है वो विघटित हो जाती है, तभी हमारे यहाँ जो कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो त्यागपत्र दे देता है। और जो फोर्थ मोर थिंग है दोस्तों, जो फोर्थ मोर थिंग्स है जो वो ये है कि जो ये बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, इतना पावर राष्ट्रपति के पास रखा गया है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इनकी शक्तियां और कर्तव्य के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो इनकी जो शक्तियां हैं, इन्हें लेखा परीक्षक को 1976 में अलग कर दिया गया था। वैसे तो 1971 में एक अधिनियम पारित हुआ था। 1971 में एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसके थ्रू ये हुआ था कि जो इनका प्रभाव है, जो शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए जो लेखा परीक्षा है दोस्तों, लेखा परीक्षक में लेखा को अलग कर दिया गया 1976 में। 1976 में लेखा को अलग कर दिया गया और परीक्षक को अलग कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पर 2 पार्ट आके 1976 से बन जाते हैं लेखा परीक्षक। तभी जो भारत देश है, भारत देश में जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को भी ये सीएजी देखती है, केंद्र सरकार को देखती है। राज्य सरकार में कितने राज्य हैं, जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट प्लस 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बीच में कितने रुपए का व्यय होता है, इनका पूरा हिसाब किताब सीएजी कंट्रोलर्स ऑडिटर्स ऑफ जनरल्स इंडिया के पास है और प्रति ईयर्स इनका रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्टेट लेवल में भी एक अलग से महाधिवक्ता के नाम से उनकी जो स्थापना किया गया है, महाधिवक्ता, जिसे स्टेट के महाधिवक्ता या महान्यायवादी के नाम से जानते हैं दोस्तों। हालांकि उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और आप लोग जैसा कि ये चीज़ आप लोग को समझ आ गया दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो शक्तियाँ जैसे कि अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लिया है दोस्तों कि भारत देश में जो ऑडिटर जनरल्स हैं, इनके पास एक पृथक मंत्रालय है और इनके पास इंडिपेंडेंट शक्तियाँ हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई मंत्री इंटरफेयर नहीं कर सकता है और कोई मंत्री भी इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही।
और आप लोग इस तरह पढ़ते रहिए और अपना नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।